everyone. Today we are going to start with the concept of mitochondria, and this is cell the unit of life part 2. Okay, part 2 one shot. ये लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. So we are going to start with the powerhouse of the cell. Okay, again I am repeating कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यानी कि इट्स ऑल्सो नोन एज पावर हाउस. सो ये कैन एनीवन टेल मी कि ये यूकैरियोटिक सेल में मिलता है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर दोनों में? आंसर फास्ट. ओके, सो आई होप आप सभी के आंसर आ गए होंगे. एंड दिस इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, क्योंकि हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम होता है. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम मिलता है. बट यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, इन सब की तरह प्रोकैरियोटिक सेल में सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर अगर हम देखें, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं ना, इट्स रिफरिंग दैट वी आर यूजिंग द टर्म प्लूरल. ठीक है, अगर यहीं पर मैं बात करूँ कि सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करनी है, तो मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड यूज़ नहीं कर सकती. आई विल यूज़ माइटोकॉन्ड्रियन. अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए मतलब हम डायरेक्टली आसानी से माइक्रोस्कोप के अंडर इसको नहीं देख सकते. उसको बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली स्टेन करना पड़ता है. देन ओनली वी कैन it's visible under the microscope. We can see it under the microscope. The number of mitochondria. अब देखो पर सेल जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट वेरीज. जिस सेल को ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे. बिकॉज व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस ऑफ दी सेल. ये क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन, पावर हाउस. ठीक है, अब हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया. एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, है ना. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. यानी कि ये कहीं ना कहीं हमें पावर देता है, एनर्जी देता है. ठीक है, सो यहाँ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर सेल में डिपेंड करेंगे कि कौन से सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है. Now if I talk about the shape of the dimension and the shape of the mitochondria, so it is sausage shaped or cylindrical. ठीक है, sausage shaped है. देखो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है ना. Okay, it's like this. Yeah, so it's sausage shaped or cylindrical. You can see up here. ठीक है, यहाँ पे अपर सेक्शन जो है वो काट रखा है, कुछ इस तरीके से आपको दिखा रखा है. जो अपर सेक्शन पूरा है इस तरीके से जो होता है, इस सेक्शन को हटा रखा है ताकि आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाओ. अभी हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. देखिए, दीज आर द क्रिस्टे. ये जो इनर फोल्डिंग्स हैं, दीज आर नथिंग बट द क्रिस्टे. ठीक है, अब क्रिस्टे क्या करते हैं? ये अंदर का मतलब क्या करते हैं? एक मैट्रिक्स बनाते हैं. क्रिस्टे के अंदर ये जो भी स्पेस रहता है, दिस इज ऑल नोन एज मैट्रिक्स. ठीक है, क्रिस्टे. एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है? जो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है. आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है? एक तरह से बाउंड्री बनाती है इस ऑर्गेनल की. सो ये आउटर मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टे के बीच का जो भी स्पेस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं व्हाट? द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. This is the inner membrane and this is the outer membrane. Okay, so now इसकी लेंथ डायमेंशंस देख लेते हैं. डायामीटर कितना होता है? 0.221 माइक्रोमीटर. 0.221 माइक्रोमीटर. एवरेज 0.5 रहेगा. हमने थोड़ा बीच में देखना है. हम देख सकते हैं कि इसके बीच में लाई करता है ये 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में. एंड लेंथ कितनी है? 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक की लेंथ होती है. अब हर एक माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है और वो उसको ल्यूमन में डिवाइड करती है. बताया अभी मैंने आपको डायग्राम से. आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट. अब जो इनर कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसमें एक डेंस होमोजीनियस क्या होता है? जो पूरा सॉल्यूशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन. सो यहाँ पर क्या होता है? विद अ डेंस
homogeneous substance known as what? The matrix. Outer membrane is continuous, limiting boundary बनाती है organelle की, and inner membrane forms a number of infoldings, and उन infoldings को क्या कहा जाता है? Cristae. They are known as cristae. Again, singular भी आप याद कर सकते हो, crista. अब ये मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स होती है, मतलब मैट्रिक्स के टुवर्ड्स से कुछ इस तरीके से इनफोल्डिंग्स होती हैं, दे आर टुवर्ड्स द मैट्रिक्स. अब ये क्रिस्टे क्या करती हैं? ऑफ कोर्स इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं. लाइक हमने मीजोजोम्स भी पढ़े थे, मीजोजोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से, वो याद है सबको? ओके, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से वो मीजोजोम्स भी क्या करते थे? इंक्रीज करते थे सरफेस एरिया फॉर द एंजाइमेटिक कंटेंट, एंड और भी बहुत सारे फंक्शंस थे उनके. Now the two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the sites of aerobic respiration. So there may be a question कि dash कर सकते हैं आपको, dash are the sites of aerobic respiration. So answer will be mitochondria, and hence they are called the powerhouses of the cell. Matrix also possess single circular DNA molecule, few RNA molecules, ribosomes, and the component required for the synthesis of proteins. The mitochondria divide by fission. अब ये हैं कुछ important points mitochondria के बारे में, ठीक है? इनको तो आपको ज़रूर लर्न करना है, ठीक है? क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? राइबोसोम्स होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम. कैसे राइबोसोम्स? राइट इन द लाइव चैट सेक्शन, दे आर 70S राइबोसोम. चैट सेक्शन में लिखेंगे सब. अच्छा ठीक है, आप कैसे याद रखोगे 70S राइबोसोम्स हैं? देखिए, हमारे एक यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट्स वन ऑफ द ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. सो माइटोकॉन्ड्रिया जब एक ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल का, सो ऑफकोर्स इसमें तो 80S हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पूरे सेल से भी छोटा होगा ना. तो फिर ये पूरे सेल के ऑर्गेनल जितना कैसे ले सकता है दूसरे ऑर्गेनल को? सो यहाँ पर छोटा सा होगा राइबोसोम, दैट विल बी 70S राइबोसोम. एंड सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होगा, प्लस फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे. एंड डिवीजन किससे होती है? यहाँ पर फिशन से डिवीजन होती है. सो हमने बहुत टाइम दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, सो आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा. ओके, गिव थम्स अप in the chat section. Don't forget to like the session. Okay, now coming on to the plastids. Plastids are found in all plant cells and in euglenoids. ठीक है, प्लांट सेल्स में तो प्लास्टिड्स मिलते ही हैं, प्लस कहाँ पर भी मिलते हैं? यूग्लेनॉइड्स में. Now they are easily observed under the microscope as they are large. ठीक है, जैसे हमने देखा था कि राइबोसोम को स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है. सेल मेम्ब्रेन का जब हमें अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ना था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी, बट दे आर easily observed under microscope. They bear some specific pigments. दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक सेल के अंदर पिगमेंट, कौन सा ऑर्गेनल ऐसा होता है जो कि पिगमेंट बियर करता है? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि क्या पिगमेंट, कौन कौन से पिगमेंट बियर करता है एंड कौन सा ऑर्गेनल पिगमेंट बियर करता है. सो दैट इज प्लास्टिड्स एंड पिगमेंट्स आर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. नाउ द क्लोरोप्लास्ट, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल. अब जो है क्लोरोफिल है, हम तो 9th क्लास से ही पढ़ते हैं, इवन 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. एंड कैसे करता है? बाय ट्रैपिंग द सनलाइट और लाइट एनर्जी इन द क्रोमोप्लास्ट. अब देखो क्लोरोप्लास्ट की बात पूरी हो गई. यहाँ पे क्लोरोफिल केराटिनॉइड पिगमेंट्स होंगी. क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा? इन द क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर सॉल्युबल केराटिनॉइड पिगमेंट्स होंगी, लाइक केराटिन, ज़ेंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट. सो क्वेश्चन में अराइज कि सॉल्युबल केराटिनॉइड पिगमेंट्स कौन कौन सी है? सो योर आंसर शुड बी केराटिन, ज़ेंथोफिल्स. ओके, now this gives the part of the plant a yellow, orange and red color. अब जहाँ पर अगर
जहाँ पर मतलब जैसे कैरोटीन है, ज़ेंथोफिल है, ये क्या करते हैं, दे गिव कलर, दे इम्पार्ट कलर टू द प्लांट पार्ट। ओके, नाउ जो ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड, एंड इनकी साइज और शेप में भी मतलब क्या है, वेराइटी है। न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। सेकेंड, दे आर ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइजेस। एंड थर्ड पॉइंट, दैट दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे मैं आपको बता दूं, एमाइलोप्लास्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ, कैसे लर्न करोगे, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट में ध्यान से देखो तो एमाइल, एमाइल आ रहा है, यहाँ से आपको क्या कुछ याद आ रहा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में आप और अच्छे से पढ़ोगे। जैसे क्या होता है, सिलाइवरी अमाइलेज। सो ये किस चीज़ पे एक्ट करती है, सिलाइवरी अमाइलेज, दिस एक्ट्स ऑन स्टार्च, ठीक है, स्टार्च पे यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स पे। सो यहाँ पर जो एमाइलोप्लास्ट है, दैट विल ऑल्सो स्टोर द स्टार्च, ठीक है, लर्न हो गया ये। सेकेंड क्या है, इलाइयोप्लास्ट। इलाइयोप्लास्ट, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे इलाइओ को OIL ऐसे कर लो, OIL। सो यहाँ तो नाम से ही पता लग रहा है दैट इट स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स। वेरएस अगर हम मैं यहाँ पे एल्यूरोप्लास्ट की बात करूँ, सो इट स्टोर्स प्रोटीन्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, so yes, a majority of the chloroplast is green and are found in the mesophyll cells of the leaves, ठीक है। so mesophyll cells कहाँ पे present होते हैं, leaves में। These are lens shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon like organelle having variable length, width variable होती है, but एक common सी जो आप याद कर सकते हो, that the length is 5 to 10 micrometer and the width is 2 to 4 micrometer. Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green algae, to 20 to 40 per cell in the mesophyll. क्लेमाइडोमोनास क्या है, प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास के बारे में, बहुत ज़्यादा हमने स्टडी करी थी क्लेमाइडोमोनास के बारे में प्लांट किंगडम में, मतलब जो रिक्वायर थी हमारे लिए। सो यहाँ पर वन ही क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में, एंड 20 to 40 भी मिल सकता है इन द मेसोफिल। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सो अगर आपसे कोई पूछता है ना कि टेल द organelles that are double membrane bound in eukaryotic cell, of course eukaryotic cells में होंगे। So first is the mitochondria and second one is the chloroplast. Inner chloroplast membrane is relatively less permeable, space limited by the membrane। अभी याद रखना आपको कि inner वाली जो membrane होती है that is relatively less permeable। The space limited by the inner membrane of the chlorophyll is called the stroma। अभी हम समझेंगे इनको डायग्राम से। A number of organized flattened membranous sacs, अब flattened organized membranous sacs, इनको क्या कहा गया, थाइलेकॉइड्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। और जब ये पूरा कॉइन्स की तरह एक लेयर सी बना देते हैं, इस पूरी लेयर को हम बोलते हैं ग्रैना, बहुत सारी लेयर्स को, सिंगुलर नोन एज ग्रैनम, ओके। और द इंटीग्रनल थाइलेकॉइड्स। In addition, there are flat membranous tube called stroma lamellae। अभी बताती हूँ मैं आपको stroma lamellae क्या होता है। See here, this is the stroma lamellae। ये जो ग्रेनास को कनेक्ट कर रही है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रोमा lamellae, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि देखो थाइलेकॉइड क्या है, एक सिंगुलर है, जैसे यहाँ से मैं एक निकाल लूँ, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द थाइलेकॉइड, ठीक है, दिस इज द थाइलेकॉइड। और यहाँ पर अगर मैं इस पूरे की बात करूँ ना, इस पूरे स्ट्रक्चर की, सो दिस इज नथिंग बट द ग्रैना और ग्रैनम, दिस इज ग्रैनम, ठीक है। सो और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया के केस में मैट्रिक्स था, यहाँ वहाँ पे सेल में साइटोप्लाज्म हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे किस चीज़ क्या रेफर कर दिया इसको, स्ट्रोमा, ओके, दिस इज स्ट्रोमा, ओके। The membrane of the thylakoids encloses a space called a lumen. Stroma of the chloroplast contain enzyme। अब यहाँ पर कौन सी एंजाइम होगी, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के सिंथेसिस में हेल्प करेंगी, वो वाली एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट के जो है स्ट्रोमा में मिलेंगी। ना यहाँ पर छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA हमें मिलते हैं, एंड ऑल्सो द राइबोसोम्स, ये भी याद रखने हैं।
क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड्स। अब क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टोमा में है, थाइलेकॉइड्स में, कहाँ पर है। बट याद रखना कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स थाइलेकॉइड्स में प्रेजेंट होती हैं, थाइलेकॉइड्स में। एंड राइबोसोम्स यहाँ पर स्मॉलर होते हैं देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, इनके 70s होते हैं। Again now talking about the ribosomes. Ribosomes are granular structure. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था as dense particle by George Palade in 1953. किसने ऑब्जर्व किया था राइबोसोम को? जॉर्ज पैलेड ने in 1953. They are composed of ribonucleic acid RNA and proteins and composed of and are not surrounded by any membrane. Okay. Now coming on to this paragraph. ये पैराग्राफ छोटा सा यहाँ तक अगर हम देखें तो ये क्या बताना चाह रहा है? It want to say कि सबसे पहले जो राइबोसोम की स्टडी करी थी, जो ऑब्जर्व किया था, किसने किया था? जॉर्ज पैलेड ने इन द ईयर 1953. यहाँ पर क्या होता है? दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम मिलता है एंड प्रोकैरियोटिक में 70s. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था. जिसको याद है वो थम्स अप कर दें चैट सेक्शन में. ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स. एक लार्जर होती है, एक स्मॉलर होती है. ठीक है, अगर 80s की बात करूँ तो ऊपर वाली और नीचे वाली कुछ इस तरीके से. 80s की बात करूँ सो 50s से 70s की बात करूँ सो 50s और 30s से मिलकर बनती हैं एंड 80s के केस में 60s एंड 40s. अब इसको कैसे याद रख करोगे? अब तुम्हें एक का तो करना पड़ेगा. अगर ये सब प्रोकैरियोटिक सेल का तो 70s राइबोसोम होगा, 30s एंड 50s सब यूनिट्स. सो अब यूकैरियोटिक का बनाओगे ना, सो यहाँ पर भी 10 ऐड कर दो, यहाँ पर भी 10 ऐड कर दो. सो कैसे हो जाएगा? 40s प्लस 60s. सो ये हो गया 80s. ये हो गया यूकैरियोटिक सेल का. ठीक है, सो ये हो गया प्रोकैरियोट का, ये हो गया यूकैरियोट का. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि राइबोसोम्स की इन सब यूनिट्स को आप कैसे याद कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर एक बार डायग्राम में देख लो. दिस इज़ द लार्जर सब यूनिट, दिस इज़ द स्मॉलर सब यूनिट एंड ये एक दूसरे के साथ ऐसे ऊपर नीचे रहते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ सर्कुलर फॉर्म में भी शो करने की कोशिश करी. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन इज व्हाट? It is an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consists of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm, collectively referred as cytoskeleton. Now, ये क्या है? एक नेटवर्क है filamentous proteinaceous structure, प्रोटीन का. अब इससे क्या पता लग गया कि ये किस चीज़ से बना है? प्रोटीन से बना है. सो इट इज़ एन एलैबोरेट नेटवर्क. फिलामेंटस है, प्रोटीनेशियस है, किस चीज़ का बना है? कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, जिनको हम एक साथ रिफर कर देते हैं साइटोस्केलेटन के नाम से. ओके, सो नाउ सो जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है दैट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. एंड इन तीनों का ही फंक्शन क्या होता है? टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. ठीक है, सो यहाँ पर साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन होगा वो इन्हीं तीनों की वजह से भी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल एंड मोटिलिटी. ये भी आपको याद रखना है. नाउ कमिंग ऑन टू द सीलिया एंड द फ्लैजेला. अब याद रखना, हर एक का सिंगुलर आपको याद रखना है क्योंकि स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में गिवन है. सो सिंगुलर याद रखना मत भूलना. ठीक है, सो सीलिया का सिंगुलर क्या है? सीलियम एंड फ्लैजेला का फ्लैजेलम. नाउ व्हाट आर दे? दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से हेयर लाइक आउटग्रोथ जो आते हैं दे आर सीलिया एंड द फ्लैजेला. नाउ अब कोई डिफरेंस पूछता है ना सीलिया एंड फ्लैजेला में, सो यू कैन क्लियरली गिव. सीलिया क्या है? दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स. बहुत ज़्यादा, मतलब फ्लैजेला तो लंबा होता है. ठीक है, बट सीलिया की बात करें सो दे आर वेरी स्मॉल 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 स्मॉल. एंड ये क्या काम करते हैं?
जैसे प्रोपल्शन में काम करते हैं, जैसे ऐसे प्रोपेल करते हैं वाटर को, ठीक है, कुछ इसी तरीके से। सो दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्लैजिला की बात करूँ, उसमें 2, 3, 4 ज़्यादा मतलब दोनों साइड पे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। बट यहाँ सीलिया तो पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नंबर पे मिलते हैं। सो वर्क लाइक ओर्स causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for the cell movement. Now the prokaryotic bacteria also possess flagella, but जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होते हैं ना, वो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया और यू कैन से यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चरली। ओके, फंक्शनली तो उनका भी यही फंक्शन है कि उनको भी मूवमेंट करानी है। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि ह्यूमन बॉडी में विच इज़ द ओनली सेल हैविंग फ्लैजिला? So the answer is the sperm cell. Sperm cell is the only cell having flagella, and यहाँ पर flagella किस चीज़ के लिए होता है? Of course motility के लिए। Now the electron microscopic study of cilium or flagellum shows that they are covered with a plasma membrane. यहाँ पर flagella भी जो है plasma membrane से covered रहता है, and their core is known as axoneme. अभी हम डायग्राम से समझेंगे एक्सोनीम क्या होता है। ये जो फ्लैजिला होता है ना, मतलब अभी देखेंगे फ्लैजिला सीलिया को, ठीक है। सो यहाँ पर they possess a number of microtubule running parallel to the long axis. एक्सोनिम यूजली हैज 9 डबलेट्स। देखो 9 डबलेट्स रहेंगे साइड में, ऐसे इस तरीके से 9 डबलेट्स होंगे, पेरिफेरल होंगे यानी कि साइडों में प्रेजेंट होंगे, और एक पेयर बीच में प्रेजेंट रहती है, एंड उसको हम बोलते हैं लाइक हब। इस अरेंजमेंट को 9+2 एरे बोलते हैं। लेट्स कम ऑन टू दिस अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सो दिस इज द सेक्शन, ठीक है, ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। ये सेक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हमने देखा तो कुछ इस तरीके का देखा। सो अब यहाँ पर समझो, बहुत ध्यान से समझना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नाउ दीज आर द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। बट दीज आर द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि डबलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब मैंने बताया, अब ये डबलेट है यानी कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ रहेंगी, और जो दूसरी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक इंटर डबलेट ब्रिज होता है जिससे ये कनेक्टेड रहती हैं। क्या होता है? एक इंटर डबलेट ब्रिज होता है। नाउ दीज 2 आर द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। एंड यहाँ से जो ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये तो मैंने क्या बताया, जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द इंटर डबलेट ब्रिज। एंड ये जो कुछ इस तरीके से यहाँ से आप देख पा रहे होगे, ये ब्लू ये जो निकल रहा है, दिस इज द रेडियल स्पोक, ठीक है। और ये सेंट्रल शीथ है। ये सभी रेडियल स्पोक सेंट्रल शीथ के टुवर्ड्स निकल रहे हैं ना। सेंट्रल शीथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्लियर हो गया पूरा स्ट्रक्चर? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेरिफेरी पे यहाँ पे डबलेट्स की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं। फिर ये किस चीज़ से कनेक्टेड होती है? इंटर डबलेट ब्रिज से। बीच में क्या होगा? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियल स्पोक्स आर हियर, एंड दिस इज द सेंट्रल शीथ। नाउ कमिंग बैक, the central tubules are connected by bridges. Central tubules भी bridges से connected होती हैं and is enclosed by a central sheath. बताया ना मैंने अभी आपको कि central tubules भी bridges से connected होती हैं, peripheral tubules भी connected होती हैं, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet of by a radial spoke, ठीक है। बताया था ना मैंने आपको कि ये रेडियल स्पोक जो है सेंट्रल शीथ के टुवर्ड्स जा रहा है। सो यहाँ पर जो सेंट्रल शीथ होती है, that is connected to the peripheral doublet by the radial spoke. Thus there are 9 radial spokes which are doublets, ठीक है। So 9 radial spoke peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from, अब ये important है, बहुत ज़्यादा important है, this is an PYQ also, that the both and cilium and flagellum emerge from centriole like structure
कॉल्ड द बेसल बॉडीज। ठीक है, याद रखना है आपको कि दोनों सीलिया और फ्लैजिला कहाँ से निकलते हैं, बेसल बॉडी से। किस स्ट्रक्चर से, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी याद रखना कि सीलिया फ्लैजिला का कैसा होता है, 9+2 एरे, इस तरीके की इनकी अरेंजमेंट होती है। पेरीफ्री वाले को आगे लिखते हैं, 9 डबलेट्स होते हैं ना, सो पेरीफ्री वाले को आगे लिखेंगे। ये 5 ही बनी, आप 4 और ऐड कर लेना। ठीक है, जस्ट आइडिया आई वांट टू गिव यू। सो 9 एंड बीच वाली जो सेंट्रल शीट थी ना, सेंट्रल शीट, उसके हमने यहाँ पर 2 के लिख दिए। सो 9+2 एरे। नाउ सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स की बात करूँ अगर मैं, नाउ यहीं पर सेंट्रियोल्स की बात करूँ, जैसे फ्लैजिला में हमने देखा 9+2 अरेंजमेंट थी, है ना, 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 एरे। यहीं पर मैं अगर सेंट्रियोल्स की बात करूँ तो यहाँ पर होती है 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 एरे। अच्छा, 9+0 प्लस यहाँ पर जैसे फ्लैजिला में डबलेट्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपलेट्स वो भी कितने होंगे, 9। ठीक है, सो यहाँ पर ट्रिपलेट्स इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, 2, 3। ठीक है, ओके, सो लेट्स ड्रॉ विद मी। सो 5 completed, 6th, 7th, 8th एंड सो 9 completed। इस तरीके से आप बना सकते हो। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्राइंग। यहाँ पर ये 3 ट्रिपलेट्स हो गए, लाइक ABC। ठीक है, A को C से कनेक्ट करते हैं, फिर कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पर 9+0 का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल, जिसको हमने हब कहा था ना, अब वो हब जो है वहाँ पर कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, वहाँ पर 0 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, सो साइड में तो 9 है, अरेंजमेंट है, 9 है प्लस 0, यानी कि बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। नाउ व्हाट इज सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जहाँ पर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स किसके प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स के, एंड दे आर परपेंडिकुलरली अरेंज। ठीक है, परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं। ठीक है, सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रियोसम लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे से, एंड जो इनकी अरेंजमेंट होगी, जो मैंने आपको ट्रिपलेट्स वगैरह दिखाए थे, उन सब की जो अरेंजमेंट होगी, जैसे जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सो दैट विल बी लाइक द कार्ट व्हील। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हो, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। सो क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रोटीन से बने होते हैं। So your answer should be tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. The adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and is called the hub, which is connected with the tubules of peripheral triplets by radial spokes. यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी, radial spokes होंगे, linkers होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। The centrioles form the basal body of cilia. अब देखो यहाँ पर centrioles के क्या आ गए, फंक्शन आ गए। centrioles क्या करते हैं, they form the basal body of flagella और cilia। अब ये भी देखा था ना कि कहाँ से अराइज होते हैं flagella और cilia, बेसल स्ट्रक्चर से उनके, जो किस चीज़ का बना होता है, सेंट्रियोल का। सो वो वाली लाइन याद कर लो या यहाँ पे कर लो, याद तो करनी है, दोनों जगह काम आएगी। ठीक है, एंड क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स में एब्सेंट रहते हैं, एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये हम बहुत अच्छे से सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं। टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि बहुत मेन है, पूरे सेल को मतलब गाइड जो है न्यूक्लियस ही करता है। यहाँ पर जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, जीनोमिक डीएनए। सबसे पहले किसने स्टडी करी थी न्यूक्लियस के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब स्टडी करी थी, 1831 में। ओके, लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइस। कैसी डाइस से स्टेन करा,
बेसिक डाई से एंड गिवन द नेम क्रोमेटिन। अब नाम क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? दैट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग। ठीक है, क्रोमेटिन का भी स्ट्रक्चर। नाउ सी अप हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, ये पूरा न्यूक्लियस है ना। सो इसके साथ ये आप देख पा रहे हो, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज एसोसिएटेड विद इट, है ना। ये आप देख पा रहे हो ना, जो यहाँ पे साइड में इस तरीके से जो फोल्डिंग्स है, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दोगे अगर आप, तो ये जो डार्क कलर का ये स्टेन हो रखा है डार्क कलर का, दैट इज द न्यूक्लियोलस। एंड यहाँ पर ये जो छोटे छोटे जो छिद्र आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे जो आप देख पा रहे हैं, दीज आर नथिंग बट द न्यूक्लियर पोर। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना सबको? न्यूक्लियर पोर तक क्लियर हो गया। नाउ अब ये देखो, ये जो मेरे पास ये जो न्यूक्लियस है, यानी कि ये न्यूक्लियोलस देख लिया। अब इसके अराउंड अगर आप ध्यान से देखो, सो एक मेम्ब्रेन बनी हुई है ना। दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म देखो, सार्कोलेमा क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? देखो, सार्कोलेमा की बात करूँ, सार्कोलेमा, सार्को वर्ड किस चीज़ को रिफ़र करता है? मसल्स को। देखो, ये अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नहीं, बट हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। लास्ट चैप्टर में भी हमने इसका थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू लिया था। क्या होता है मतलब सार्कोलेमा? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट सेक्शन? कैन एनीवन टेल मी? ओके, सो सार्कोलेमा क्या होता है? सार्कोलेमा, लेमा से देखो, मैंने आपको बताया सार्को वर्ड मीन व्हाट? सार्को वर्ड इज रिफरिंग टू द मसल एंड लेमा, लेमा इज लाइक द लेयर, है ना। लेमा इज लाइक द लेयर। सो जो चीज़ यू कैन से कि मसल की लेयर बना रही है, लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो उस चीज़ को सार्कोलेमा कहते हैं। बट दैट ओनली रिफर्स टू द मसल, यानी कि सार्कोलेमा कहा है तो सिर्फ और सिर्फ मसल की लेयर की ही बात करूँगी मैं। ओके, इसी तरीके से जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, दैट्स ओनली टॉकिंग अबाउट द, इट्स लाइक द साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसकी तरह होता है ये? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ओनली टॉकिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, नाउ यहाँ पर जो क्रोमेटिन है, ठीक है, द लेटर द मटेरियल न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। नाउ क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा देख लो स्ट्रक्चर। कुछ खास नहीं है, बट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन का। ठीक है, यहाँ पर इसको पूरे को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कुछ इस तरीके से यहीं पर क्रोमेटिन सिचुएटेड होता है। खैर, हमें क्या पढ़ना है? क्रोमेटिन सिर्फ एक हमें ये बताया गया है कि जब हमने न्यूक्लियस को, जब उसको बेसिक डाई से स्टेन करा, तो क्या हमें स्ट्रक्चर मिला? क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर मिला। और क्रोमेटिन नेम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। ठीक है, सो अब यहाँ पर इंटरफेस क्या होता है? अगेन आई एम सेइंग, आप ये चैप्टर 10 में अच्छे से पढ़ोगे। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है जब, जैसे माइटोसिस होती है, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी माइटोसिस के बारे में, है ना। सो माइटोसिस के दौरान जब एक तो इंटरफेस होता है, एक एम फेस, है ना, जैसे G1, G2 एंड मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की भी वीडियो बना रखी है। यू कैन गो टू दैट वीडियो, जब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो G1, G2, यहाँ पर एस फेस आएगा। तो फिर ये तीन फेस मिलाते हैं इंटरफेस। रेस्टिंग फेस, यू कैन से द रेस्टिंग फेस। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो। सो जो इंटरफेस के दौरान जो न्यूक्लियस होता है, दैट इज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन बता रखा है क्या होता है। द इंटरफेस न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग has highly extended and elaborate nucleoprotein, और nucleoprotein fibers को क्या कहा गया है? क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस हमने देखा था, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द न्यूक्लियोलस। ठीक है, सो उसमें क्या हो सकता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स में एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता लगा कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, that consists of two parallel membrane with a space between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space.
यानी कि यहाँ पर भी कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है. दिस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह देते हैं जो 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है. दैट इज अराउंड 10 to 50 नैनोमीटर. 10 to 50 नैनोमीटर के बीच का क्या है, उनका स्पेस होता है. ठीक है, और इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. पेरी न्यूक्लियर स्पेस. ओके, इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म. ऑफ कोर्स यहाँ से जो न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ से जो न्यूक्लियस के बाहर है. सो ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, दिस इज फॉर्मिंग द बैरियर. अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, अब देखो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी बताया था, उसमें भी आउटर मेम्ब्रेन जो थी वो कॉन्टिन्यूस थी. बट यहाँ पे मतलब कॉन्टिन्यूस थी और वहाँ पर कोई फोल्डिंग्स वगैरह नहीं थी जैसे इनर मेम्ब्रेन में थी. बट यहाँ पर देखूँ तो यहाँ की भी आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस है, बट किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. एंड ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम्स. एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड. अब देखो जहाँ पर वो जो न्यूक्लियर एनवेलप पर छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं, उन पोर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन्स. These nuclear pores are the passage through which movement of RNA and proteins take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. क्योंकि आप खुद सोचो, तो पोर्स ही नहीं होंगे तो मूवमेंट कैसे करेंगे आरएनए एंड प्रोटीन्स, है ना. सो मतलब उनकी जो है मूवमेंट यहाँ से होती है, जो पोर्स है ना यहाँ से उनकी मूवमेंट होती है, इन आउट ऐसे मूवमेंट होती है. किस किस चीज़ की, आरएनए प्लस प्रोटीन. इतना ही आपको भी याद रखना है. ओके, इतना क्लियर हुआ सबको. नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस. अब देखो नॉर्मली तो एक न्यूक्लियस होता है, बट देयर में बी मैनी न्यूक्लियस, है ना. कई सारे सेल्स तो ई न्यूक्लिएटेड भी होते हैं. ठीक है, नॉर्मली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल. वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर ऑल्सो ऑब्जर्व. अब सिंशियम ये कंडीशन होती है, SYNCTIUM, ये कंडीशन होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड. ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड सेल के नाम बता दो, जैसे कि एरिथ्रोसाइट. कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट सेक्शन द ऑर्गेनिजम्स हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? ओके, सो दिस इज योर वर्क. सो मैच्योर सेल्स इवन लाइक न्यूक्लियस. एरिथ्रोसाइट्स का एग्जाम्पल है, बहुत सारे मैमल्स में मिलते हैं. सीव ट्यूब्स, ठीक है, सीव ट्यूब्स भी याद रखना. सीव ट्यूब्स हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर में. ठीक है, नाउ द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस. अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ये न्यूक्लियोलस होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सो ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स में या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में. न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने आपको बताया था सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है क्या, न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन. The nucleoli are spherical shaped structure present in the nucleoplasm. The content of nucleolus is continuous. Nucleolus का content कहा है मैंने, ठीक है, न्यूक्लियोलस का is continuous with the rest of the nucleoplasm. It is not as it is not a membrane bound structure. जो न्यूक्लियोलस है ना, देखो न्यूक्लियोलस दोबारा देख लो, ये इसमें तो कोई मेम्ब्रेन है नहीं, इसीलिए सारा पूरा कॉन्टिन्यूस रहेगा पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ. ओके, नाउ the content of nucleolus is continuous with the rest of nucleoplasm as it is not a membrane bound structure. Again, it is a site for active ribosomal RNA synthesis. ठीक है, ribosomal RNA synthesis, ribosomal RNA इसकी synthesis होती है. Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. ठीक है, सो याद रखना कि यहाँ पर राइबोसोम्स, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है. नाउ you may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoproteins called chromatin.
ठीक है, ये हमने पहले देख लिया। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस, अब देखो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं सेल साइकिल की, ठीक है, वो आप चैप्टर 10 में ही पढ़ने वाली हो। गैप 1, एस फेज, ठीक है, ये सब फेजेस होती हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन, सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब वो हर टाइम हर स्टेज पर न्यूक्लियस शो नहीं करते, वहाँ पर क्रोमोसोम शो होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, दिस, ये हो गया पूरा एक क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन के अंदर होता है डीएनए। क्रोमेटिन क्या कंटेन करता है, डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन्स। सो याद रखना, हिस्टोन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन हो गया, बेसिक प्रोटीन, और कुछ ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रोटीन्स हिस्टोन ही होंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस आरएनए भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, क्रोमेटिन में। देखो मैंने आपको बताया कि ये क्या हुआ, क्रोमोसोम हुआ ये पूरा, ठीक है, ये पूरा क्या हुआ, क्रोमोसोम। बट अगर मैं इतने बड़े सेक्शन में से अगर मैं सिर्फ बात करूं इतने सेक्शन की, ठीक है, या फिर इतने सेक्शन की, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इतने सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो फिर वो क्या होगा, क्रोमेटिन। ये क्या है, क्रोमेटिन, ठीक है, दिस इज मोर बेटर, दिस इज क्रोमेटिन, ओके। सो क्रोमेटिन के क्या अंदर क्या होता है, डीएनए होगा, कुछ बेसिक प्रोटीन्स होंगे लाइक हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स भी होते हैं, प्लस कुछ आरएनए भी होता है। एक सिंगल ह्यूमन सेल का जो डीएनए होता है ना, दैट्स अप्रॉक्स 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। Among its 46 chromosomes, 23 pairs of chromosomes के बारे में सबको पता है, किस किस को पता है, हम सब कर दें चैट सेक्शन में, ओके। सो यहाँ पर देखो 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स की ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, है ना, डिवाइडिंग सेल्स में ही क्रोमोसोम विजिबल होता है, ये भी याद रखना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि डिवीजन की हर एक स्टेज पे न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता, क्रोमोसोम्स भी विजिबल होते हैं। सो क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ primary constrictions or the centromere on the sides of which disc shaped structure called kinetochores are present. Now सेंट्रोमियर क्या करता है, दो जो क्रोमेटिड होते हैं ना उनको होल्ड करता है क्रोमोसोम के लिए। देखो ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम है ये पूरा, है ना, ये पूरा क्या होगा, क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख पा रहे हो आप, देखो ये छोटा सा बीच में ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दिस इज नथिंग बट द सेंट्रोमियर, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर। एंड सेंट्रोमियर जैसे अगर आप इस तरीके से लर्न करो ना, अगर आप इसको ऐसे बनाओ, तो ये तो हो गया क्रोमोसोम, ये बीच वाला हो गया सेंट्रोमियर, एंड ये जो साइड में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होगा ना, इसको बोलेंगे काइनेटोकोर, ओके। तो सेंट्रोमियर क्या करता है, क्रोमेटिन्स को होल्ड करता है। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन के अनुसार देख लो, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया सभी इनको क्रोमोसोम्स को। अब ये भी ध्यान से देखो, ये जो अपर से ऐसे आया ना, इसको बोलते हैं सैटेलाइट, एंड ये होती है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दीज आर द सेंट्रोमियर, ये मैंने आपको बता दिया। देखो अब कैसे मैंने डिवाइड कर दिया, पहला मेटासेंट्रिक, क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। देखो ये तो वही सिंपल जो अभी तक हम ड्रॉ कर रहे थे, इक्वल आर्म्स हैं, अब एग्जैक्ट इक्वल हो या ना हो, बट आप मान लो कि दीज आर। नाउ अब सब मेटासेंट्रिक की बात करूं अगर मैं, तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। अब देखो इस केस में क्या है, ये मेरे पास सेंट्रोमियर है, अब यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, मतलब जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल मिडल में नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक ये क्या हो गया सेंट्रोमियर, अब ये मिडल में नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक आर्म शॉर्ट आर्म है एंड एक आर्म लॉन्ग आर्म है,
सेकेंड, नाउ द थर्ड वन इज द एक्रोसेंट्रिक. इसमें क्या है, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, वेयर एज अब यहाँ पर टीलोसेंट्रिक की बात करो, ठीक है. एंड टीलोसेंट्रिक में क्या होगा कि पूरा मतलब क्रोमोसोम क्या होगा, टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है. देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर भी कोई छोटा सा एक काम बना दिया है ना, बिल्कुल ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ना. सो इस कंडीशन को बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, ठीक है. क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म. ये हो गया टीलोसेंट्रिक, सॉरी एक्रोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक में कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से बन जाएंगे क्रोमोसोम्स. देखो क्रोमोसोम्स विल बी लाइक दिस, ठीक है. सो यहाँ से हमारा न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट. समटाइम्स देखो अभी थोड़ा सा पैराग्राफ रह गया छोटा सा. समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन. देखो ये इंपॉर्टेंट है कि सैटेलाइट क्या होता है. अब कभी कभी क्रोमोसोम हर एक क्रोमोसोम में नहीं होता, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स, इनमें क्या होगा, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बन जाती है एक कॉन्स्टेंट लोकेशन पे. उससे क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है. ये जो आप स्मॉल फ्रेगमेंट, ये जो ब्राउन कलर में आप देख पा रहे हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज अ सैटेलाइट, ठीक है. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास इज द माइक्रो बॉडीज. Many membrane-bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both plants and animals. So ये भी learn करना है कि microbodies both plants and animal cells में present होती हैं. क्या होती है ये, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, ठीक है, माइन्यूट वेसिकल्स. और इनमें क्या होती है, बहुत सारी टाइप्स की एंजाइम्स होती हैं. सो आई होप आपको आज का जो लेक्चर था वो भी क्लियर हो गया. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन. ओके, सो सीलिया, फ्लैजेला एंड द न्यूक्लियस सब क्लियर हो गया. ओके, सो बाय बाय.